नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अशोक काल से लेकर के कुषाण काल के बीच प्रचलित ब्राह्मी लिपि के अक्षराकारों की बनावट को देख लिया जाए। ब्राह्मी लिपि के विकास के, जैसा आप जानते हैं, एक से ज़्यादा चरण रहे हैं। समय बदलने के साथ अक्षराकार बदलते रहे और इसलिए उन्हें बनाने के तरीके में भी फ़र्क आता रहा, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम ऑन विच दे वर इनग्रेव्ड। जैसा आधार होता था उस तरह से अक्षर आकार बनाए जाते थे। इस आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है, जिस लिस्ट में अशोक से लेकर के कुषाण काल के बीच में जो कुछ बदलाव आते हैं उनको मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इस लिस्ट में आपको एक से ज़्यादा बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि अक्षर आकार में आए इन बदलावों के पीछे कारण के रूप में कुछ तो हिंदुस्तान का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो उत्तरदायी मानिएगा आप, और दूसरा कारण मानिएगा मीडियम। पहला कारण क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अशोक के समय में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती है और उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण साम्राज्य के ये मुख्य 4 भाग हो गए थे। और इन 4 भागों में जो अभिलेख लिखवाए गए हैं उनमें कहीं कहीं क्षेत्रीय विशेषताएं आ जाती हैं, जिनकी वजह से अक्षरों के बनाने में परिवर्तन दिखाई देता है, अक्षरों के आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ ये, अशोक ने स्तंभ और शिलाओं पर, पहले उसने शिलालेख बनवाए, उसके बाद स्तंभों पर लेख लिखवाए। और शिलाएं रफ़ होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जा सकता था, और स्तंभ चूँकि पूरी तरीके से प्रोसेस्ड थे और बड़े चिकनी सतह वाले थे, इसलिए स्तंभों पर लिखवाए गए अभिलेख और अक्षर ज़्यादा अच्छे बन पड़े हैं बनिस्बत शिलाओं के। और जब आप अशोककालीन ब्राह्मी और कुषाणकालीन ब्राह्मी में डिफरेंस देखते हैं तो अच्छा खासा दिखाई देता है, विकास भी उसको आप मान सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? लिखावट का परिपक्व होना। वो एज हो गया है लिखते लिखते लोगों को, तो अक्षरों को थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। शुरू करते हैं अ से। अ में देखिए बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार का यहाँ पर दिख रहा है आपको। इनमें जितनी भी आपको सूची दी गई है उनमें पहले जो अक्षर हैं, जैसे अ का नंबर 1 वाला जो त्र की तरह दिख रहा है, या जो नंबर 2 है, इनको आप अशोक युगीन मानिएगा। और बाद वाले जो बनावट है उनको कुषाणकालीन ब्राह्मी मानिएगा। जो चौथा लास्ट वन है अ में, वो कुषाणकालीन ब्राह्मी है। इसी तरह आ जो बनाया गया है वो भी कुषाणकालीन है, लास्ट वन, चौथा वाला। ई जो पहले डॉट के रूप में होता था, कुषाण काल में आकर के पड़ी हुई 3 रेखाएं जो दिख रही हैं उनके रूप में होने लगा। ये जिसे चूंकि और इसलिए पहले बनाया जाता था मैथ्स के क्वेश्चन में, कुछ वैसी ही बनावट है। बड़ी ई की मात्रा में 3 की जगह पर 4 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है, और कुषाण काल में आकर के ये 4 बिंदु जो हैं वो 4 पड़ी रेखाओं के रूप में हैं। अच्छा, आ के संबंध में एक चीज़ जो आपने देखी होगी, मात्राएं कभी ऊपर से हैं कभी बीचों बीच हैं। कुषाण काल के देखो आ में 5 तरीके हैं, 5 प्रकार हैं। इनमें चौथा और 5वां प्रकार कुषाण काल का विशेष इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनमें जो अ की सीधी रेखा, खड़ी रेखा होती थी, वो थोड़ी सी घूम गई है, और मात्रा या तो कभी ऊपर से लगाई गई है, और जब ऊपर से नहीं बीच से लगाई गई है तो भी आप ध्यान दीजिए सिर के ऊपर छोटी सी टोपी है, और जब ये उकेरी जाती है तो वो एक छोटे त्रिभुज के आकार में होती है। ऊ जो है वो एल के शेप में है। कभी एल की जो भुजा है वो थोड़ी टिल्ट हो जाती है, झुक जाती है, देखिए सेकेंड वन। और कुषाण काल में आकर के उसका जो निचला हिस्सा है वो घुमावदार बना दिया गया है। बड़ी ऊ की मात्रा, ए की जो मात्रा है वो ए जो अक्षर है वो पहला वाला अशोककालीन है, उसके बाद दूसरा वाला अशोक और कुषाण काल के बीच का है, और तीसरा वाला कुषाणकालीन ए है।
ए की मात्रा के लिए बस ए को बना करके और उसको थोड़ा सा झुका दिया जाता था। यहाँ पर देखो ए बनाने की और ए बनाने की कोई एक निश्चित परिपाटी नहीं है, उसको घुमा दिया जाता है। ऊ को ही अगर आप पहला वाला ऊ ले ले तो ऊ के दोनों जो भुजाएं हैं उनके बीच में एक रेखा खींच करके मिला करके ए को बना दिया गया है। पर ये ए हर जगह ऐसा ही नहीं है, कहीं कहीं उलट गया है, जैसा आपने ए जो अक्षर लिखा है उसके सामने देखिए। लेकिन जब ए में हम लोग देख रहे हैं तो उसमें ऊ की तरह लिख के उसको रेखाओं से मिला के और थोड़ा सा उसकी पूंछ को बाहर निकाल दिया गया है, थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा दिया गया है। ओ में जेड की तरह बनाया जाता था, कभी बिल्कुल सीधा कभी बिल्कुल जेड की तरह, और ओ के लिए इसी के ऊपर एक और शिरोरेखा बढ़ा दी जाती थी। यहाँ पर इसी को तिरछा कर दिया गया है। क से शुरू करते हैं। क बिल्कुल सिंपल प्लस की तरह जो शुरू में होता था, बाद में उसका जो प्लस साइन है वो थोड़ा सा या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ झुका दिया जाने लगा, और कुषाण काल में आकर के इसकी जो खड़ी वाली रेखा थी वो लंबी होने लगी। ख में जो घुंडी की आकृति है वो कहीं पतली है कहीं चौड़ी है, और कुषाण काल में देखो वो घुंडी की आकृति काफ़ी फैल जाती है। ग के ये 3 रूप हैं। पहला रूप अशोककालीन ब्राह्मी का है। घ में इसी प्रकार पहला अशोककालीन ब्राह्मी का है और तीसरा वाला कुषाणकालीन है। अंगा की रेखा कुषाण काल में नहीं मिलती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो अंगा का एक ही फॉर्म बनाया गया है। च देखिए, च एक तरफ या हम कहते हैं डी के शेप में है, पर कुषाण काल में आकर के ये शेप काफ़ी घुमावदार बना है। यही घुमाव आप छ के संबंध में भी देखिए, फूली हुई नाक की तरह का छ है। पहली जो आकृति है वो दोनों तरफ बराबर हैं गोले, दूसरी आकृति में वो ऐसा लग रहा है कि उन गोलों को अलग से चिपकाया गया है बीच वाली रेखा से, और तीसरी वाली जो कुषाणकालीन छ है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। ज में बहुत बदलाव है, देखो कितने सारे बदलाव हैं, और लास्ट के जो चौथे और पांचवें अक्षर आकार हैं वो बिल्कुल ई की तरह है, लेकिन भुजाओं में झुकाव है। झ सिंपल उल्टा 4 और इया। फिर ट देखो, ट ठ ड में ट और ठ की आकृति ऑलमोस्ट हर समय सेम है, क्योंकि आप जान रहे हो उस वर्तुलाकार आकृति में क्या ही किया जा सकता था। ड में थोड़ा सा चेंज दिखता है, तो ये उसी जो अशोककालीन ड था उसी के थोड़े से बदलाव हैं। कुषाण काल तक आते आते वो और गोल और झुकावदार रेखा बन जाती है। ढ में भी इसी तरह से उल्टा किया गया है। जो मॉडर्न ढ बनाते हैं अशोक काल में वैसा ही ढ बनाया जाता था विदाउट टोपी, पर कुषाण काल में आकर के इस ढ को थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम कहना चाहें तो पहले एक रेखा है फिर घुमा करके ऐसा लगता है जैसे फ से काफ़ी प्रभावित है वो। फिर न में काफ़ी चेंजेस दिखते हैं विकास के, पर पहला वाला अशोककालीन है और तीसरा चौथा कुषाणकालीन है। इनफैक्ट दूसरा तीसरा चौथा कुषाण काल का है। तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये कि ऊपर भी एक रेखा चाहिए और नीचे भी एक रेखा चाहिए। ऊपर की रेखा वी की तरह है सेकेंड आकृति में, और नीचे की भी रेखा थोड़ी सी पहाड़ की तरह उठा करके बनाई गई है। तीसरी आकृति में ऐसा लग रहा है जैसे सीधा और उल्टा सी कंबाइन कर दिया गया है, और आखिरी आकृति जो है उसमें भी फंडामेंटल वही है कि ऊपर और नीचे रेखा होगी, लेकिन लिखने के क्रम में वो फ़र्क हो गई है। त को देखो, त का रूल है बनाने का एक डंडा और उसके नीचे लटकती हुई दो एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींची गई रेखाएं। कहीं ये रेखा बिल्कुल एक कांटे की तरह अलग अलग दिखती हैं, और कहीं वो उल्टे कप की तरह दिखती है। अंतिम जो कुषाण काल का त है वो एक छोटे से
बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी रेखा से जुड़ा है, सीधी खड़ी रेखा से जुड़ा है। यहाँ ध्यान देना, त और व में क्या फ़र्क है। त में नीचे रेखा को बंद नहीं किया जाता है, नीचे में लाइन खींच करके अगर आप त को बंद कर देंगे तो वो व बन जाएगा। देखिए, त और व में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। फिर थ भी सर्क्युलर था, इसलिए उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता था। द की आकृति कभी इस जैसे आज बनाई जाती है वैसी ही है विदाउट टोपी, कभी उसके उल्टे बनाई जाती है। और कुषाण काल में देखिए, द जो है वो बहुत ड से प्रभावित है, लेकिन ड जहाँ ज़्यादा फ्लूइड है, बिल्कुल हल्का सा कर्व है, वहीं द में ऊपर टोपी के साथ पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ का कर्व किया गया है। ध सिंपल है। न में काफ़ी चेंज दिख रहा है। पहले एक खड़ी रेखा, उसके नीचे पड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा के नीचे झुकावदार पड़ी रेखा, फिर खड़ी रेखा के नीचे एक तरफ लूप के साथ दूसरी तरफ रेखा, और अंत में टोपी और सोया हुआ म, ऐसा दिखता है न। य में अक्षर आकार ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, पर विकसित हो रहे हैं। तो य का फंडामेंटल क्या है कि बीच में एक खड़ी रेखा रहेगी और उसके दोनों तरफ उल्टा छाता जैसा एक इमेज आती है। बाद में कुषाण काल में इस जो नीचे वाली जो वर्तुलाकार लेटी हुई रेखा है, उसका एक हिस्सा घुमा करके लूप की तरह कर दिया गया है, दूसरे हिस्से को अंदर की तरफ, और कुछ उदाहरणों में एक तरफ घुमाव है और दूसरी तरफ का हिस्सा बाहर की तरफ निकला है, जैसा चौथा वाला है। अच्छा, उसके पहले प देख लें। तो प देखो, प के साथ आपको समझना क्या है कि अशोक के समय में पहली रेखा लंबी होती थी, फिर सुलाते थे, मतलब उसको लेटा दे रहे हैं, और फिर जब खड़ा कर रहे हैं तो वो छोटी होती थी। ऐसी दो जो आपको आकृतियाँ दिख रही हैं, ये दोनों अशोक के समय की हैं, पर जो तीसरी वाली आकृति है वो कुषाण काल की है। और कैसे पहचानेंगे, इसमें तो दोनों रेखा बराबर है, तो जहाँ से अक्षर शुरू होता है वहाँ एक नन्ही टोपी दी गई है, और यही अक्षर की पहचान का चिन्ह था कि ये प अक्षर है, यानी एक तरफ से शुरू हुआ है, दूसरी तरफ वो रेखा सीधी चली गई है। फ को शुरू से प की तरह ही बनाते हैं, खाली उसके एक हिस्से को घुमा देते हैं। दो जो शुरुआती आकृतियां हैं उसमें आप यही देख रहे हैं। तीसरी और चौथी आकृतियों में देखो कि काफ़ी सिमिलैरिटी है, किसके साथ, ढ के साथ। यहाँ पर ढ देखिए कैसे बनाया गया है, इसमें भी एक खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, फिर खड़ी और फिर पड़ी ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ घूम गई है। यहाँ पर दूसरी जो आकृति है, खड़ी रेखा, सोई हुई रेखा, फिर लूप, और इसी की तरह से आप फ में भी देख रहे हैं, लेकिन फ में क्या है, टोपी एक दिखाई दे रही है। इस अंतर को ध्यान में रखिएगा। ब सिमिलर है हमेशा। फिर भ आकृति का ये जो सेकंड वाला है, ये काफ़ी पिक्यूलियर है, और कुषाणों के समय में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। जो दूसरा वाली आकृति कुषाणों के समय की है, ये अशोक के समय, यानी जो आपके इस लाइन में पहली आकृति है, उससे काफ़ी सिमिलर है। बस खाली इन्होंने अपने सुविधा के लिए भ, अशोककालीन भ, यानी आपकी लिस्ट, आपकी इस लाइन में जो पहली आकृति है उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले क्या है, एक लाइन खींची गई है, फिर वो उधर की तरफ मुड़ती है, उसके बाद नीचे उतरती है, और बीच में एक रेखा है। इन्होंने ऊपर से नीचे आने वाली रेखा को एक बना दिया और हल्का घुमाव देकर एक दूसरी रेखा को नीचे उतार दिया। तो ये इन्होंने लिखने की सुविधा के लिए शायद ऐसा किया। म हमेशा 4 की तरह है, कभी नुकीला 4, कभी कन्वीनियंट सा गोलाकार 4। र अक्षर में थोड़ा सा बदलाव है। जो आखिरी आकार है कुषाणकालीन
और दूसरा वाला भी कुषाण कालीन है, उनमें देखो परिवर्तन दिखेगा। जो आखिरी आकार है वो आधुनिक र बनाने की प्रक्रिया में लग रहा है ये बस उससे र बनने ही वाला है। थोड़ा सा अगर लूप ला देंगे बीच में तो देखो र बन जाएगा। ल अक्षर में भी गोलाकार और जो तीक्ष्ण सिरे हैं उनका ही भेद है। इसी तरह व, मैंने बोला कि व जो है वो त के बहुत निकट है। शुरुआत उसकी होती है एक लंबी रेखा से, फिर एक तिकोना वी में दिखता है, जबकि यही तिकोना बिना आधार रेखा के त बना देता है। व में कुषाण काल में जो बदलाव दिखता है कि वो जो खड़ी रेखा थी उसको हटा दिया गया है। लास्ट वाला देखो लिस्ट का, आपके व के लिस्ट में लास्ट वाला जो है वो बिना खड़ी रेखा के सीधे टोपी के साथ जोड़ करके बना दिया गया है। श भी थोड़ा मॉडिफाइड हुआ है। इसी तरीके से जो मूर्धन्य श है वो भी थोड़ा मॉडिफाइड दिखता है। लास्ट वर्जन ऐसा लगता है आधुनिक श बनाने के बहुत करीब है। स और न की बनावट कुषाण काल में काफ़ी एक जैसी होने लगी थी। आप जान रहे हैं अशोक काल में तो एक प की तरह बनाया और फिर त की तरह नीचे लटका दिया, ऐसे बनता था। कुषाण काल का ही दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर लिस्ट में, लाइन में दूसरा। और जो तीसरा है वो काफ़ी न के करीब है। देखो अगर ये जो लास्ट वाला न का है बना हुआ, इसी के जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ से घुमा दो ऊपर की तरफ रेखा को, तो वो ही स बन जाएगा। देखिए आप लिख करके दोनों को कंपेयर करिएगा, तो एक घुमाव का अंतर है, एक रेखा ऊपर चली जा रही है, वही स और न के बीच में फ़र्क बता रही है। ह अक्षर भी परिवर्तन उसमें हुआ है, विकास उसमें हुआ है। और संयुक्त अक्षर है क्ष, त्र, ज्ञ। त्र की जो पहली आकृति है वो अशोक के समय में बनाई गई है, और दूसरी आकृति कुषाणों के समय की है। र की बनावट के आधार पर ही इन दोनों में मुख्य रूप से परिवर्तन दिख रहा है। ज्ञ, ज और इयों को मिलकर ज्ञ बनता है। ये जो अक्षर हैं एग्ज़ाम में आप थोड़े व्यथित हो सकते कि आप इतना सब कुछ कैसे याद रखेंगे। सबसे आसान है, इस लिस्ट का जो भी पहला अक्षर है उसी के आधार पर आप प्रैक्टिस करें। तो क, हर अक्षर का जो पहला आकार है अशोककालीन ब्राह्मी या मौर्यकालीन ब्राह्मी का वो एग्जाम्पल है, और आप सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करिए। ये लिस्ट मैंने इसलिए आपको दी कि इन फ्यूचर कभी आपको पढ़ना पड़े तो भी आपके पास रहेगी, साथ में आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आप जो कुषाण वाला अभिलेख है, कनिष्क का अभिलेख है, बोधिसत्व प्रतिमा का, आप उसको भी पढ़ना चाहेंगे तो इस लिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनमें से सिर्फ पहले वाले अक्षर को ले करके एक वर्णमाला बना लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। वही ऑथेंटिक भी है और वही आसान भी है। तो अगर आपको 3 जो अभिलेख उद्वाचन के लिए आएंगे उनमें कन्फ्यूजन है कि आप उनको कैसे लिखेंगे, तो पहले आप हिंदी जैसे आज लिखते हैं वो लिखिए और उसी में पहले अभिलेख को रट लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद जब एकदम अच्छे से अभिलेख याद हो जाए तब उनको खुद से ब्राह्मी में लिप्यांतरण कर लीजिए और उसके बाद कंपेयर करिए कि क्या जो आपने लिखा है वही अभिलेख में भी मिल रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपसे जो एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आप सिर्फ उन्हीं का लिप्यांतरण करेंगे। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने याद रखा है देवदेवस वासुदेवस गरुड़ ध्वजे अयम कारिते, और एग्ज़ाम में आ गया देवदेवस वासुदेवस मकर ध्वजे अयम कारिते। सपोज़ ऐसा आएगा नहीं, बट सपोज़, तो आप वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आपने जो याद किया आप उसके आधार पर नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रश्न पत्र में जो कुछ लिखा होगा आप ठीक उसी का लिप्यांतरण कर लेंगे।
कर लेने के बाद नीचे स्टार बना करके आप लिख देंगे, नोट कर देंगे कि मूल अभिलेख में यहाँ गरुड़ ध्वजे लिखा हुआ है, और जो गरुड़ ध्वजे है उसको ब्राह्मी में लिप्यंतरित कर दीजिए। बस इतना आपको करना होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। धन्यवाद।